हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? दिस इज दिनेश शर्मा इन फिजिक्स की बात। आज हम बात करने जा रहे हैं स्फेरिकल कैपेसिटर के बारे में। अभी तक जो जानते हैं आप कैपेसिटर की ज्योमेट्री, दैट वाज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसमें दो कंडक्टिंग प्लेट्स थी विच वर हेल्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर। इनका साइज काफ़ी बड़ा था, इनका क्रॉस सेक्शन एरिया ए था और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स वाज डी। एंड हमने ये कहा था बीच में यदि एयर है तो C, दैट इज कैपेसिटेंस। When there is air between the plates, उसको C नॉट लिखा था, that is equal to epsilon नॉट A divided by D। अब हम बात करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बाद दूसरे कैपेसिटर की, विच इज स्फेरिकल कैपेसिटर। ये इनफैक्ट हमारे सिलेबस का सीधा पार्ट तो नहीं है, लेकिन NCERT में क्वेश्चन नंबर 29 एंड क्वेश्चन नंबर 30 इसी पे बेस्ड है। 29 नंबर क्वेश्चन तो है ही स्फेरिकल कैपेसिटर का पूरा कॉन्सेप्ट, और वैसे भी कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी और कैपेसिटर के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए भी ये बहुत ही एक सिग्निफिकेंट कड़ी है। तो हमें ज़रा स्फेरिकल कैपेसिटर के बारे में डिटेल में बात करनी है। क्या होता है स्फेरिकल कैपेसिटर, आज ये बात की जाएगी। इसका कैपेसिटेंस निकालेंगे, फिर जब इसका कैपेसिटेंस निकल जाएगा उसका फार्मूला को हम फिर डिस्कस करेंगे कि उसको लिंक करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के साथ। क्या वहाँ से वी कैन रीच एट द पैरेलल प्लेट, क्या वहाँ से वी कैन रीच एट अ सिंगल आइसोलेटेड स्फेयर, क्योंकि एक सिंगल स्फेयर भी कुछ चार्ज होल्ड कर सकता है। तो स्फेरिकल कैपेसिटर को हम एक स्पेशल केस के साथ डिस्कस करेंगे, आइसोलेटेड स्फेयर के साथ, और कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे इसके ऊपर बेस्ड। लेकिन आइए सबसे पहले शुरू करते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर। यहाँ भी हम दो बातें करेंगे। सबसे पहले वी विल स्टेट बे डू द फार्मूला राइट, बिना किसी डेरिवेशन के, और फिर उसके बाद हम जैसे क्वेश्चन 29 है इसके हिसाब से हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे कि कैसे हमने कैपेसिटेंस निकालना है। आप जानते हैं इस बात को कि कैपेसिटेंस जो होता है ना, दैट इज इक्वल टू Q बाई V। किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होता है, Q डिवाइडेड बाय V। ये आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो हमें Q का और V का पता होना चाहिए, तो उनको डिवाइड करेंगे, आंसर निकल जाना चाहिए। तो सबसे पहला काम होता है कि चार्ज फिक्स करिए, चार्ज को डिसाइड करिए चार्ज कहाँ कहाँ पे है। नंबर 2, यू विल फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर दैट ज्योमेट्री, और इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज़ करते हुए आप पोटेंशियल निकालेंगे। एंड देन फाइनली आप इस फॉर्मूला का यूज़ करके कैपेसिटेंस निकाल देंगे। तो QEVC ये 4 स्टेप्स हैं। पहले चार्ज डिसाइड करना, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के बाद पोटेंशियल, और सीधा ही पोटेंशियल आपको यदि कोई सिमेट्रिकल, जैसे ये वाला हम कर रहे हैं स्फेरिकल कैपेसिटर, तो यहाँ पर स्फेरिकल सिमेट्री में पता है आपको पोटेंशियल क्या होता है, V इज KQ/R, तो सीधा वहाँ पे कर सकते हैं आप। एंड देन हम फाइनली इसको कैपेसिटेंस निकाल देंगे। आइए हम स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस पता करते हैं। सो लेट अस टेक वन स्फेयर विच में बी हॉलो और विच में बी सॉलिड, राइट। सो दिस इज द इनर स्फेयर एंड उस रेडियस इज R1, और इसको सराउंड कर रहा है एक स्फेरिकल शेल, और स्फेरिकल शेल का रेडियस थोड़ा सा R1 से ज़्यादा है। R2 इज़ लार्जर दैन R1, तो ये R2 हो गया। तो हमारा कैपेसिटर रेडी है, इसके ऊपर चार्ज दीजिए और काम शुरू करिए। तो मान लेते हैं कि इनर जो स्फेयर है वहाँ पे चार्ज प्लस Q है, यहाँ चार्ज माइनस Q है। अब ऑल्टरनेटिवली इसको आप अर्थ भी कर सकते हैं, आउटर वाले स्फेयर को आप अर्थ कर देंगे, तब भी क्या होगा, तब इन दोनों के बीच में चार्जेस जो होंगे वो इंडक्शन के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ओके, व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ दिस कैपेसिटर? Potential of this capacitor means what is the potential difference between the two conducting spheres of this capacitor। तो वो क्या होगा पता ही आपको। ड्यू टू सिंगल स्फेयर कितना होता है, KQ/R होता है, यू नो इट वेल। तो ये बन गया 1/4 एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इज Q बाय, ज़्यादा कहाँ पे होगा, इनर वाले पे, तो Q/R1 माइनस Q/R2। ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। Q इज टेकन आउटसाइड, Q/4 एप्सिलॉन नॉट, इनसाइड वे लेफ्ट विद 1/R1 माइनस 1/R2। इसको थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं, तो दिस कम्स आउट टू बी R1/R2, और ये आ गया R2 माइनस R1। तो दिस इज पोटेंशियल। नाउ पोटेंशियल इज नोन, right, and if potential is known you can find capacitance, that is equal to Q/V. So that is Q/V. So this is Q divided by V, and what is V? V is Q, and this goes there 4 epsilon naught, and this is R2 minus R1, and this is R1 R2. Q gets cancelled, so C comes out to V. Capacitance of the spherical capacitor कितना हो गया? This is 4 epsilon naught. इसको ऊपर लाइए, that becomes R1 R2, and divided by this is R2 minus R1.
R2 माइनस R1। चलो मैं इतना लिखता हूँ मैं। तो दिस इज द फॉर्मूला, इज इट क्लियर? 4 pi epsilon naught into R1 R2 their product and divided by their difference. So this is the formula to find the capacitance of a spherical capacitor, right? एक काम कर सकते हैं, यदि इसका जो बीच वाला रीजन है, दोनों कंडक्टर्स के बीच के रीजन में यदि आप एक डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल भर दें कोई भी जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k हो, तो ये कैपेसिटेंस k टाइम हो जाएगा। सो देन इसको हम C नॉट कहते हैं, यहाँ पर C नॉट है क्योंकि बीच में एयर था। तो व्हाट इज C? C इज C नॉट, इसको K से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट विल कम K टाइम्स, राइट। तो सीधा ये कि वट एवर कैपेसिटेंस इज देयर फॉर द स्फेरिकल कैपेसिटर, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल भरने से वो K टाइम हो जाता है। कोई भी कैपेसिटर है, सब में ऐसा ही होता है। सो दिस वाज वन आइडिया, लेकिन दिस इज अ फॉर्मूला फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कैपेसिटर। ओके, अब हम इसी आर्टिकल को जरा ढंग से करते हैं, प्रॉपर इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू पोटेंशियल निकालते हैं। मे बी सम पर्सन्स मे बी इंटरेस्टेड कि ये पोटेंशियल को हम जरा और ढंग से बता पाएँ। इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो उसको हम यूज़ करते हैं उस कॉन्सेप्ट को। लेकिन जो जिनको क्लियर है, जिनको इसकी ज़रूरत नहीं है, दे कैन स्किप दिस पार्ट एंड देन दे कैन गो टू द नेक्स्ट पार्ट, जहाँ हम इसके स्पेशल केसेस करेंगे स्फेरिकल कैपेसिटर के एज एन आइसोलेटेड स्फेयर और फॉर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो लिखिए क्वेश्चन, फिर क्या क्वेश्चन रहेगा, यही सामने वाला। derive an expression for the capacitance of a spherical capacitor। लिख लिया, तो डायग्राम बना देंगे। उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले एक हम स्फेयर लेंगे। कैसा स्फेयर होगा ये? सॉलिड या हॉलो, कुछ भी हो सकता है। इसका रेडियस कितना लिया हमने? R1। अब क्या करना है, एक शेल इसको सराउंड करेगा। लिख देंगे कि कंसीडर अ स्फेरिकल शेल सराउंड्स दिस इनर स्फेयर, राइट, हुज रेडियस इज, थोड़ा अच्छा लगेगा तो जरा इसको पास लेके आएंगे, सिमेट्रिक बन जाएगा, राइट। हाँ, अब कुछ लगता है ये अब ठीक बन गया शायद। चलो जैसा भी है, दिस इज R2 एंड यू कैन राइट दैट R2 इज मोर देन R1। लिख लिया। अब क्या करना है, अब सबसे पहले इसके ऊपर चार्जेस बिठाने हैं। यस, तो लेट प्लस Q चार्ज इज गिवन टू द इनर स्फेयर एंड माइनस Q चार्ज इज गिवन टू द आउटर स्फेरिकल शेल। इसको स्फेयर कह लीजिए, क्योंकि अब तो दोनों ये कंडक्टर्स हैं, दोनों पार्ट्स हैं हमारे कैपेसिटर का। ओके, चार्जेस दे दिए। ऑल्टरनेटिवली आप इसको बाहर वाले को अर्थ भी कर सकते हैं, है ना, इसमें कोई इशू नहीं है। अर्थ करेंगे तो क्या होगा, जो चार्ज होगा वो सारा अर्थ, और ये चार्ज के कारण यहाँ पर इंड्यूस, तो ये माइनस Q चार्ज यहाँ पर आ जाएगा। सो वो भी आप लिख सकते हैं। शुरुआत करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ को है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं आप, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। तो फील्ड ये बाहर की तरफ है कि नहीं? फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड। अब मैं कुछ सिंबॉलिक कुछ लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड की दिखा रहा हूँ, ये बाहर की तरफ है, ये है ना। अच्छा, मान लें कि हम ऐसा करें कि इनर वाले पे चार्ज माइनस Q दें और बाहर वाले पे चार्ज प्लस Q दें, तो क्या होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ को होगी? तो फिर यहाँ को हो जाएगी वो, राइट। तो पोटेंशियल निकालेंगे, तो पोटेंशियल में रखना ध्यान, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो वहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है आपने। बाकी रिजल्ट सेम ही आएगा, उसमें कोई ज़्यादा इशू नहीं होगा। अच्छा, तो आगे बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड है कितना, वो कैसे है? गॉस थ्योरम से आएगा। गॉस थ्योरम क्या कहता है कि आप एक बीच में पॉइंट P लीजिए, कोई इन दोनों कंडक्टर्स के बीच में, यानी कैपेसिटर का जो, जैसे मैंने कहा था पैरेलल प्लेट्स के बीच में हो, जैसे मान लीजिए कोई, तो ये भी ऐसे तो है, तो इसके बीच में पॉइंट लिया हमने कोई P, और उस पॉइंट P से पास करता हुआ एक गॉसियन सरफेस बना दिया जो कि स्फेरिकल शेप का ही होगा, और जिसका रेडियस ले लिया हमने R। इज इट क्लियर? अब इस जो गॉसियन सरफेस है वहाँ पे जो पॉइंट P है, वहाँ से कितना फ्लक्स, उसकी बात किया जाए तो वहाँ से बात निकल जाएगा। तो फ्लक्स कितना होगा? तो फ्लक्स इज इक्वल टू E वेक्टर डॉट DS वेक्टर, ये होता है फ्लक्स। देखिए कितना हो गया, दिस इज E। अब यहाँ नोटिस करिए आप, E का डायरेक्शन भी आउटवर्ड है और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन भी इस सरफेस के ऊपर आउटवर्ड ही होगा। दोनों का डायरेक्शन बाहर का हुआ, एंगल 0 डिग्री, तो EDS cos ऑफ थीटा, cos 0 1 हो गया। मैं सीधा EDS लिखूँ, गलत तो नहीं कर रहा हूँ, और E तो यूनिफॉर्म है, तो मैं सीधा ऐसे लिखूँ तो गलत तो नहीं हुआ। तो बताइए E इंटू क्या लिखा जाए, व्हाट इज DS? DS मीन सरफेस एरिया किसका? ये जो हमने गॉसियन सरफेस लिया है ना, इसका बोलना है सरफेस एरिया। तो कितना हो गया, रेडियस R है, दिस इज 4 pi R स्क्वायर। एंड अल्सो इसको इक्वेशन 1 कह दिया जाए, चलेगा, ये फ्लक्स हो गया। अल्सो फ्रॉम गॉस थ्योरम व्हाट इज फ्लक्स?
from Gauss theorem what is flux? This is equal to q by epsilon naught. करिए इनको दोनों को इक्वेट, तो 1 इज इक्वल टू 2, क्योंकि दोनों इक्वेशन किसके हैं? फ्लक्स के। क्या बन गया बताइए जरा, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, ध्यान रहे बात। E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इज इट? क्या किया? फ्लक्स निकाला कहाँ से? सिंपल कॉन्सेप्ट से। फ्लक्स निकाला कहाँ से? इधर गॉस थ्योरम से इक्वेट किया, E निकल जाएगा। तो E कितना हुआ? E कम्स आउट टू बी, इसको इधर लाइए, दिस इज 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज क्यू बाय आर स्क्वायर। तो वही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकल चुका है। हमने क्या कहा था? खैर ये तो स्फेरिकल सिमेट्री है ना, तो आप सीधा ही पता आपको पोटेंशियल कितना होता है, V इज इक्वल टू क्यू बाई आर, और इसको K से कर देते हैं, तो यहाँ पर K क्यू बाई आर हो जाएगा। हम उसको निकालेंगे सेम ऐसा ही, लेकिन यदि कोई और ज्योमेट्री होगी जैसे सिलेंडर होगा तो वहाँ पर आपको प्रॉपर पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। तो हम आदत ही ऐसी बना रहे हैं कि जो डेरिवेशंस कर रहे हैं वहाँ पर हम एक प्रॉपर सिस्टम से चल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा है। वंस द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नाउ नोन, अब आप बात करिए पोटेंशियल कितना हुआ। इक्वेशन 3 था ना ये, तो चार्ज का पता लग गया, इलेक्ट्रिक फील्ड पता लग गया। अब यहाँ से निकालते हैं पोटेंशियल। तो व्हाट इज द पोटेंशियल? किसका पोटेंशियल? इस कैपेसिटर का पोटेंशियल कितना होगा जी? पोटेंशियल ऑफ दिस कैपेसिटर इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। छोड़िए इसको, गॉसियन सरफेस का काम हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया, इसका रोल तो खत्म हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ है, ये ध्यान रखें सिर्फ। तो पोटेंशियल ऑफ दिस कैपेसिटर इज नाउ V प्लस इनर वाले स्फीयर का पोटेंशियल माइनस V माइनस आउटर वाले स्फीयर का पोटेंशियल। तो निकाल लेते हैं कितना हुआ। दिस इज इक्वल टू, क्या होता है हमने पढ़ा था, E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr। सो व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? दिस इज माइनस EdR। एंड पोटेंशियल कैसे निकालेंगे? इसको हम करेंगे इंटीग्रेट विद इन प्रॉपर लिमिट्स। सो दिस इज E वेक्टर डॉट dr वेक्टर एंड व्हाट आर लिमिट्स। तो माइनस साइन, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ को था? बाहर को था ना ये, तो दिस विल फ्रॉम आउटर टू इनर, दिस इज R2 टू R1। तो क्योंकि यहाँ पर E और dr का डायरेक्शन सेम है, cos थीटा अगेन 1 होता है, दैट बिकम्स EdR एंड E इज इक्वल टू, वी नो इट वेल, दिस इज 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज Q बाय R स्क्वायर dr एंड दिस इज R2 टू R1 इन माइनस साइन। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस कम्स आउटसाइड, वी आर लेफ्ट विद 1 बाय R स्क्वायर dr, लिमिट्स आर R2 टू R1 एंड साइन इज माइनस है। इसको सॉल्व करें तो कितना बन गया? नाउ यू नो 1 बाय R स्क्वायर dr कितना होता है? दिस इज माइनस 1 बाई R, सीधा पता है आपको इसका। तो ये हो गया माइनस Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट and that becomes minus 1 by R. This is R2 and this is R1 here. So minus minus becomes plus, that becomes Q by 4 pi epsilon naught, and now it is only 1 by R. This is R2 and this is R1. So 1 by R1 minus 1 by R2. एक बार upper limit और एक बार lower limit. So this is the potential of this capacitor. This is V. एंड once it is clear, तो जैसे पहले किया था बिल्कुल वैसे ही कर देंगे इसको। Therefore capacitance of this capacitor will be equal to, या आप चाहो तो इसको सॉल्व भी एक बार कर सकते हैं। सो या स्टेट में कर दिए तब भी चलेगा, जैसे आपको ठीक लगे। सो इफ यू सॉल्व इट, दैट बिकम्स Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज R1 R2 एंड दिस इज R2 माइनस R1। आप इसको ऐसा सॉल्व कर ले, ज़्यादा ठीक रहेगा वैसे वो। दिस इज V एंड Q divided by V. So Q is charge and V, this is Q and this is R2 minus R1 and that goes in numerator. So this is equal to 4 pi epsilon naught R1 R2. So again gets cancelled. C is equal to 4 pi epsilon naught R1 R2 divided by R2 minus R1. This is the formula for the capacitance of a spherical capacitor. अब हम इसके कुछ स्पेशल केसेस करते हैं, तो उसमें हम ये देखेंगे कि जब एक आइसोलेटेड स्फीयर होगा तो इसको हम कैसे मॉडिफाई करेंगे, एंड फॉर द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इसको कैसे मॉडिफाई करेंगे। तो केस नंबर 1 इज स्फेरिकल कैपेसिटर एज आइसोलेटेड स्फीयर। स्फेरिकल कैपेसिटर एज आइसोलेटेड स्फीयर, इसमें काम कर सकते हैं हम
कि मान लीजिए ये हमारा स्फेयर था, है ना, हमने पहले कहा था इट कैन बी सॉलिड, इट कैन बी हॉलो, और मान लेते हैं इसका रेडियस r है, दिस इज कैपिटल R. कंसीडर दैट वी आर हैविंग स्फेरिकल कंडक्टर हैविंग रेडियस r, और इसका जो दूसरा प्लेट है वो हमने पास के बजाय बहुत दूर कर दिया, है ना, काफ़ी दूर कर दिया. दिस इज द सेकेंड कंडक्टर, और उसको बोला कि लगभग वो इन्फिनिटी के ऊपर ही है वो, इज इट. तो यहाँ इस हमारा जो पिछला केस लिया था R1 कितना हो गया, वो हमने उसको R मान लिया इनर वाले को, एंड आउटर को बोल दिया हमने इन्फिनिटी. ओके, अब यदि कहीं पर R2 माइनस R1 आता है, उसका मतलब क्या हुआ. R2 माइनस R1 मतलब ये हुआ कि एज R2 इज मच मच लार्जर एज कंपेयर टू R1. कैन यू एग्री. R काफ़ी कम है और ये काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर, इसलिए हम क्या बोलेंगे कि जब R2 में से R1, ये R2 था ना, ये दिस वाज R2, और ये क्या, दिस वाज R1, तो R2 माइनस R1 लगभग R2 ही आएगा. जैसे मान लो आप, हम कहें कि 1000 में से 1 माइनस करेंगे तो ऑलमोस्ट आंसर 1000 ही आ रहा है ना, 999 मीन 1000 के आसपास ही है. तो ऐसा बोलेंगे कि इस केस में क्या होगा, इस केस में R2 माइनस R1 लगभग R2 ही होता है. बस ये आपने एक पुट करना है और यहाँ से आंसर निकल जाएगा. सो हमारे पास तो क्या है, तो लिखना आपने हेयर व्हाट इज C. C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. व्हाट इज R1 R2 एज इट इज. व्हाट इज R2 माइनस R1, हमने अभी कहा ये R2 है. क्यों, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है, बहुत कम, तो दिस कैन बी इग्नोर्ड सिंपली. तो R2 से कैंसिल हुआ, सो C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1, एंड एज हमने R1 को R कहा है, तो C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R. So this is the relation for the capacitance of such capacitor, जहां पर सेकेंड जो कंडक्टर है दैट इज एट इन्फिनिटी. तो क्या इसको हम एक नया नाम दें, कैन इट बी कॉल आइसोलेटेड स्फेयर. हमने लिखा था शुरू में स्फेरिकल कैपेसिटर एज आइसोलेटेड स्फेयर. आइसोलेटेड मीन कि दूसरे कंडक्टर से ये बिल्कुल अलग है. तो आइसोलेटेड स्फेयर, अकेले स्फेयर के लिए व्हाट कैन बी द फार्मूला फॉर कैपेसिटेंस, तो दैट इज इक्वल टू C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R. और इसका यूज़ करके, इस फार्मूला का यूज़ करके आप देखिए हमारा जो अर्थ है उसके ऊपर कितना चार्ज आ सकता है, कैन यू फाइंड, या अर्थ का कैपेसिटेंस कितना है. आपको यदि पता हो कि R कितना है, R is given to be 6.4 into 10 raised power 6 meter, and you know this is constant. Can you find capacitance? तो क्वेश्चन ये आप कह सकते हैं कि मान लीजिए कि वी आर हैविंग अ कैपेसिटर और spherical capacitor of the size of earth whose radius is this. Can you tell what is its capacitance? Yes, we can tell. तो यहाँ पर earth is just like an isolated sphere, is it? तो 4 pi epsilon naught R, this is the formula. And what is this? This is 1 divided by 9 in 10 raised power 9 units, and R comes out to be 6.4 into 10 raised power 6. So you solve it, that becomes 0.9 से इसको करना डिवाइड, तो 9 sevens are, this is 1 1, and this is coming out to be 10 raised power, this is -3, right? So that becomes, if I write 711 into 10 raised power -3, इसको आगे ले जाता हूँ मैं, into -3, so this is 711 microfarad, बिकॉज कैपेसिटी का यूनिट क्या होता है, कैपेसिटेंस का यूनिट होता है फैरेड. सो इस कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होगा वो 711 माइक्रोफैरेड होगा, यू कैन सी. तो ऐसा ही आप एक और क्वेश्चन कर सकते हैं किसी आइसोलेटेड स्फेयर के लिए. मान लीजिए हमारे पास वंस अगेन वी आर हैविंग अ स्फेयर विच इज आइसोलेटेड, मेटालिक स्फेयर है ये, इसका डायमीटर इज 1 मीटर, तो रेडियस कितना हो गया 1/2 मीटर और हाफ 0.5 मीटर, कुछ भी कह लीजिए. व्हाट इज इट्स कैपेसिटेंस, यू प्लीज पॉज द वीडियो एंड कैलकुलेट एंड देन कंपेयर. डन. तो C इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या लगना है यहाँ पर, दिस इज कंडक्टर, तो ये लगा फॉर्मूला. तो व्हाट इज वैल्यू 9 10 raised power 9 into R is 0.5. You solve it, that becomes 55.5. 9 5 are 45 and 5 चलता रहेगा, and this is 10 raised power -3 और आएगा तो -12 फैरेड.
दिस इज 55.5 पिको फैरेड। ये काफ़ी कम कैपेसिटेंस हुआ इस स्फेयर का, लगभग इतना बड़ा स्फेयर जिसका डायमीटर 1 मीटर है, 55.5 पिको फैरेड। तो यू मस्ट रिलेट दिस थिंग्स कि हमारे पास एक स्फेयर इतना बड़ा हो, कोई एक बड़ा सा शॉर्टपुट हो, कोई एक है ना, जिसका डायमीटर इज 1 मीटर, तो उसका कैपेसिटेंस होता है 55.5 पिको फैरेड के आसपास। लेकिन अर्थ के साइज का कर दें, बहुत बड़ा कर दिया हमने, तो लगता है कि तो ह्यूज कैपेसिटेंस चाहिए, लेकिन कितना वैल्यू है सिर्फ देखा आपने पिछले क्वेश्चन में, ओनली 711 माइक्रोफैरेड, बहुत ही कम था। ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट स्पेशल केस फॉर आइसोलेटेड स्फेयर। तो सेकेंड केस में आप एक स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को रिलेट करेंगे किसके साथ, पैरेलल प्लेट के साथ। क्या यहाँ से यहाँ हम पहुँच सकते हैं? लेट अस ट्राई टू सी। स्फेरिकल का कितना कहा था आपने अभी, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 डिवाइडेड बाय R2 माइनस R1। पैरेलल प्लेट कैपेसिटी हमने किया था डिराइव, तो वहाँ पर एक एजम्पशन क्या लिया था? एजम्पशन ये था कि दिस प्लेट्स आर ऑफ लार्ज एरिया। लार्ज एरिया तो यहाँ पे एक लार्ज स्फेयर मान लीजिए, और मान लीजिए इनर रेडियस हमारा R1 है, आउटर R2 है, तभी तो ये लिखा हमने फार्मूला। और R2 माइनस R1 डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स आता था ना पैरेलल प्लेट में, दोनों जो हमारी कंडक्टिंग प्लेट्स थी उनके बीच का डिस्टेंस कितना था। तो यहाँ भी R2 माइनस R1 को D मान लिया जाए, तो इसको हम D मान लेंगे। ओके, और इतने बड़े हैं डिफरेंस में, ठीक है D लिख लिया आपने, लेकिन अदरवाइज R1 और R2 ये दोनों लगभग बराबर ही हैं, क्योंकि बहुत बड़े बड़े स्फेयर लिए हमने। मान लो आपने 100 किलोमीटर बड़ा स्फेयर ले लिया है आपने, या इससे भी बड़ा ले लिया है, यानी काफ़ी ज़्यादा हमारी जो फिजिकल सोचने से काफ़ी ज़्यादा लिया है हमने, तो हम बोलेंगे कि R1 R2 लगभग इन दोनों को R कह सकते हैं। तो हमारा ये फॉर्मूला क्या बन गया, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इज R1 को भी R लिखिए, इसको भी R लिख लीजिए, दिस इज R इंटू R, एंड डिवाइडेड बाय इसको D लिख लिया। दो जंक्शन लिए हमने, यहाँ पर क्या किया, उनके बीच का डिस्टेंस D ले लिया, और स्फेयर बहुत बड़े बड़े स्फेयर लिए हमने, इसलिए दोनों को R लिख दिया। ध्यान रहे माइनस करके यहाँ जीरो नहीं करना है ना, क्यों? क्योंकि उनका डिफरेंस हल्का सा तो है, वो D लिया हमने थोड़ा डिस्टेंस, अदरवाइज दोनों का लेंथ ऑलमोस्ट बराबर ही है, ऑलमोस्ट बराबर कहा, तभी इसको मैंने रफली R कहा है दोनों को, राइट। तो यहाँ से शायद कुछ बात बन जाए, तो दैट बिकम C इज इक्वल टू 4 पाई R स्क्वायर, इसको आगे ले आए, and this is epsilon naught and this is T, and what is 4 pi R square? ये स्फेयर का सरफेस एरिया होता है। क्या होता है? सरफेस एरिया। तो दिस इज epsilon naught and this is area by D। तो ये हमारी उस प्लेट का क्या बन गया, जो स्फेयर का था सरफेस एरिया, वही तो ऑलमोस्ट क्या हो गया, हमारी प्लेट का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया, और दोनों का सरफेस एरिया लगभग बराबर ही है, इसलिए वो भी हमने ए ही ले लिया ना। सरफेस एरिया मीन यहाँ से करें तो दोनों स्फेयर का सरफेस एरिया ऑलमोस्ट दोनों का सेम, क्यों? क्योंकि 4 पाई R1 स्क्वायर एंड 4 पाई R2 स्क्वायर को ही हमने लगभग 4 पाई R स्क्वायर लिखा है, दोनों लगभग इतने बड़े हैं कि ऑलमोस्ट बराबर हैं। तो दिस इज इक्वल टू द फार्मूला ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो बातें सारी लिंक्ड हैं, हल्का सा एजम्पशन को थोड़ा मॉडिफाई करके वी कैन गेट ऑल दिस रिजल्ट्स, राइट। लेकिन फर्स्ट थिंग इज यू मस्ट हैव क्लियर आइडिया कि हमने किस में क्या एजम्पशन लिया हुआ था। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एजम्पशन ये था कि द एरिया ऑफ द प्लेट्स इज क्वाइट लार्ज, राइट। सो दिस वाज ऑल रिगार्डिंग दिस। तो इसके आगे चलते हैं। अब ये न्यूमेरिकल है हमारा क्वेश्चन नंबर 30 जो लिखा था हमने NCERT का। क्वेश्चन ये है कि वी आर हैविंग वन स्फेरिकल कैपेसिटर, है ना। क्वेश्चन आप देख रहे हैं, जरा क्वेश्चन समझ लेंगे, इसका माइंड मैप मन में बैठ जाएगा तो क्वेश्चन को सॉल्व करना काफ़ी आसान हो जाता है। देखिए न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले न्यूमेरिकल को पढ़िए और इस तरह पढ़िए कि आप उसको फर्स्ट गो में ही ढंग से पढ़ लीजिए। हमारे मन में होता है कई बार कि चलो बाद में देखते हैं, है ना, थोड़ा सा देखते हैं, मोटा मोटा सा नहीं, ऐसा नहीं। जब भी क्वेश्चन को देखो पूरे ध्यान से क्वेश्चन को देखो एंड ट्राई टू वीव सम डायग्राम अराउंड दैट न्यूमेरिकल और उसका डेटा लिख लीजिए और फिर को ऐसा चीज़ ढूंढिए जो हमारे गिवन डेटा को जो पूछा है उससे लिंक करता हो, वहाँ से हमारा आंसर निकल जाता है। न्यूमेरिकल सॉल्विंग हर बार टफ नहीं होती है ना, बहुत बार ये बड़ा ईजी स्टेप में हो जाती है। तो यहाँ भी ऐसे किया हमने, एक स्फेरिकल कैपेसिटर बना लिया जिसका इनर रेडियस R1 है, अभी जो लिए थे उसी के हिसाब से लिखा है यहाँ पर। आउटर रेडियस इज R2, राइट, एंड चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज 2.5 माइक्रोकूलम। और यहाँ एक्स्ट्रा बात कही है कि इसका जो बीच वाला रीजन है यहाँ पर
सपोर्ट के लिए आपने डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल भर दिया है जिसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट 32 है। आप जानते हैं कैपेसिटर का अभी आज ही बात की थी कि के टाइम इसका कैपेसिटेंस हो जाता है, नया कैपेसिटेंस बिकम्स k times C naught. We are to find number 1 the capacitance of this capacitor. तो कैपेसिटेंस कितना होगा हमें पता है, दिस विल बी k C naught. Is it? k कहाँ से आया? k आया क्योंकि ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हमने भरा था इसलिए. एंड व्हाट इज C naught? ये फार्मूला आपको पता है. व्हाट इज द फार्मूला? यस, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 डिवाइडेड बाय R2 माइनस R1. लेकिन थोड़ा चैलेंज यहाँ पर क्या है, एवरीथिंग इज नॉट इन SI, सो SI में चेंज करना पड़ेगा. दैट बिकम्स 12 इंटू 10 रेज पावर माइनस 2 मीटर, 13 इंटू 10 रेज पावर माइनस 2 मीटर, दिस इज 2.5 इंटू 10 रेज पावर माइनस 6 कूलम. ये वैल्यू भरेंगे और यहाँ से हमारा कैपेसिटेंस निकल जाना चाहिए. तो K इज 32 एंड दिस इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 10 रेज पावर 9 यूनिट्स. बार बार कर रहे हैं इसको. R1 R2 मीन 12 इंटू 10 रेज पावर माइनस 2. R2 इज 13 10 पावर माइनस 2, तो सीधे इसको माइनस 4 कर दें यहाँ पर, चलेगा. डिवाइडेड बाय R2 माइनस R1. R2 माइनस R1, 30 माइनस 12 इज 1, तो दिस इज 1 सेंटीमीटर. इज इट? R2 माइनस R1. इसको सॉल्व करते हैं तो दैट बिकम्स our 32 into 12 into 13 divided by 9 and 10 raised power is this goes in, okay, it's 7 plus 7 minus 7, this is minus 11. So C is this much farad. If you solve it, that comes out to be 5.5 nanofarad. So this is how we can find the capacitance. और यदि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं होता तो ये 32 नहीं होता, बस बाकी सारा सेम चलता है ये. Is it clear? This is how we can find the capacitance. Second part इसका पूछ रखे हैं कि what is the potential on the inner conductor. ये जो हमारा spherical capacitor का जो inner conductor था उसके ऊपर potential कितना होगा. हमें पता है कि due to inner conductor ही होता है. Potential is due to the inner conductor. तो कितना हो गया ये potential? V is equal to, yes, what's the formula? Q by C. Q पता है कितना है? 2.5 माइक्रो कूलम. एंड C अभी निकाला कितना था? 5.5 नैनो फैरेड. सो दैट बिकम्स 25 by 55. वी हैव ड्रॉप डेसिमल इंटू 10 रेज पावर, दैट गोज इन न्यूमरेटर एंड दैट बिकम्स 3 plus 3. सो कितना हो गया ये? दिस इज 0.250, तो ऑलमोस्ट 4 कर लेते हैं. 5 इंटू 10 रेज पावर 3, so that approximately becomes 450, right? 450 कह लीजिए, या इसको यहाँ लाएं तो ये बन गया साइंटिफिक नोटेशन में 4.5 इंटू 10 रेज पावर 2 वोल्ट. तो दिस इज आवर potential difference, or no, it's a potential of the inner sphere, right? And third part is that you compare the capacitance. आप सिर्फ इनर वाले स्फेयर को ये मान के चलो कि यही स्फेयर है और दिस इज आइसोलेटेड, दैट मीन आउटर को लेके इन्फिनिटी के ऊपर, राइट? पोटेंशियल इन्फिनिटी में कितना, 0 होता है. तो व्हाट इज द कैपेसिटेंस? क्या लगता है आपको, घटेगा बढ़ेगा? कैपेसिटेंस यहाँ पे घट जाना चाहिए. कितना आता है? फार्मूला क्या होता है आइसोलेटेड का? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, so that becomes 1 by 10 power 1 by 9 10 power 9 multiplied by r. What is r? इनर वाले का है 12 सेंटीमीटर, तो 12 into 10 raised power minus 2. 12 by 9 into 10 raised power is minus 9, this is minus 11 farad. That becomes 1 point, this is 3, 27 3, 1.33 into 10 raised power minus 11 farad. क्या देखा आपने? वही कैपेसिटर उसकी आउटर प्लेट को, जो आउटर कंडक्टर को ले गया आप इन्फिनिटी के ऊपर, तो ये बन गया आइसोलेटेड, तो ये रह गया कैपेसिटेंस. और जब ये दोनों इकट्ठे थे तो कितना कैपेसिटेंस था? 5.5 नैनो फैरेड था, तो ये था. देखो यहाँ से कितना कम हो गया. ऑलमोस्ट आप देख रहे हैं कि ऑर्डर की बात करें तो 100 फैक्टर से ये कम हो गया है. सो दिस इज हाउ वी कैन कंपेयर एंड वी कैन कीप इन माइंड कि आइसोलेटेड स्फीयर का कैपेसिटेंस कम होता है, लेकिन उसके पास में हमने एक और
एक कंडक्टिंग स्फीयर रख दिया, तो किस तरह से हमने इसका कैपेसिटेंस इंक्रीज कर दिया। इज इट क्लियर? तो ये क्वेश्चन था एम्स 2013 में। हमारे पास दो स्फेरिकल कंडक्टर हैं, रेडियस ए अंदर वाले का, बाहर का रेडियस बी, b is more than a, it is given, right? And these two are connected with the help of a copper wire. तो कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया, तो कैपेसिटेंस जो बनेगा अब इस सिस्टम का वो कौन सा होगा? सोचिए जरा, वीडियो पॉज कर लीजिए, सोचिए एंड ट्रिक एंड टेल। यस, तो क्या होगा यहाँ पर, क्योंकि दीज आर कनेक्टेड विद कंडक्टिंग वायर, सो अंदर वाले का जो चार्ज होगा वो बाहर शिफ्ट हो जाएगा। नेट चार्ज विल बी ऑन दिस विल बी जस्ट लाइक एन isolated sphere having radius b. तो isolated sphere having radius b, तो this will be 4 pi epsilon naught b. तो इतना काफ़ी आज के लिए। आज हमने किया स्फेरिकल कैपेसिटर क्या होता है और उसके कुछ एप्लीकेशंस किए, उसका फार्मूला डिराइव किया हमने कैपेसिटेंस के लिए। कमिंग वीडियो में हम इसी तरह से बात करेंगे एक सिलिंड्रिकल शेप के कैपेसिटर के लिए। जैसे ये भी डायरेक्टली पार्ट नहीं है सीबीएसई के सिलेबस का, नेक्स्ट आर्टिकल भी डायरेक्टली पार्ट नहीं है सीबीएसई के सिलेबस का, लेकिन एक्सरसाइज में क्वेश्चंस इनके ऊपर हैं और ये जो आर्टिकल था ये एज इट इज़ दे आर इन द एक्सरसाइज, तो हमें करने हैं, सीधी बात है, वी विल हैव टू डू दिस। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, है ना। आप काम करिए, कोई डाउट आता है तो पूछते रहिए। ओके, टेक केयर।